दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर 2021 और देखते हैं करंट अफेयर्स आज के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि बताना है कि कौन से कथन सही हैं। दो कथन यहाँ दिए गए हैं। पहला कथन है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड रजनीश कुमार एज इट्स इकोनॉमिक एडवाइजर फॉर ए 2-year टर्म इन कैबिनेट रैंक पोस्ट। यानी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रजनीश कुमार को कैबिनेट रैंक के पद पर 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। दूसरा ये क्वेश्चन पहले की दृष्टि, ये पहला स्टेटमेंट तो कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई लॉन्च्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, यानी आरबीआई के द्वारा महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों सेकेंड स्टेटमेंट ये आपका गलत है। तो यहाँ पर क्यों गलत है? क्योंकि महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और सही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। बात करें नीति आयोग, तो नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो योजना आयोग के स्थान पर माननीय मोदी जी के द्वारा एक कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा इसे 2015 में 1 जनवरी 2015 में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल चुका होगा। सही कथन केवल एक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मिलेट मिशन? हाल ही में किस सरकार के द्वारा बाजरा मिशन को शुरू किया गया? इस क्वेश्चन को देखने में आपको लगेगा कि ये मोटा अनाज बाजरा राजस्थान गुजरात साइड में होता है, तो इन्हीं में से कोई इसमें होगा। अच्छी बात यह है कि राजस्थान और गुजरात इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, नहीं कन्फ्यूजन ज़्यादा बनती। आपको बताते चलें कि बाजरा मिशन, गलती से भी आप ए मिशन को अगर राजस्थान और गुजरात सोचते हैं तब क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं जहां कॉमन सेंस आपका काम नहीं करता है और आप क्वेश्चन गलत करते हैं। तो बाजरा मिशन को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि कौन से कथन सही नहीं हैं। यहाँ नॉट ये शब्द आइडेंटिफाई कर लीजिए। इंडियाज 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर ओपन्स इन नागालैंड, यानी भारत का 61वां जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उसे नागालैंड में क्या स्थापित किया गया है? दूसरा स्टेटमेंट है, इंडो नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 15वां जो होने जा रहा, क्या ये जैसलमेर में होगा? तो आपको बताते चलें कि भारत का 61 टेक्नोलॉजी पार्क है, इसे नागालैंड में स्थापित किया गया। इससे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ के लोगों में नवाचार, इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जैसलमेर में नहीं बल्कि भारत व नेपाल के बीच जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण, ये कहाँ अब होने जा रही? इस साल की ये पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। पिछला वाला बात करें तो ये नेपाल में आयोजन किया गया था। इस बार का कहाँ? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर गलत पूछा है तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही है तो ये गलत वाला क्या हो जाएगा? यानी ओनली 2। अब आपको बताना है, एक अब यहाँ बात आई है तो ये आपका भारत के साथ साथ ये आपका यहाँ नेपाल है, तो यहाँ चाइना इसके ऊपर है। तो चाइना और इंडिया के बीच कौन सी ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है? हाथ मिलाओ वाली, यानी हैंड इन हैंड।
और इसके ऊपर जाएंगे नेपाल के ऊपर, यानी चाइना को क्रॉस करेंगे तो आपका मंगोलिया मिल जाएगा। और मंगोलिया व चाइना का बॉर्डर बनाते हुए यहाँ एक मरुस्थल है जिसे बोलते हैं गोबी का मरुस्थल। और भारत मंगोलिया के बीच कौन सी जॉइंट एक्सरसाइज होती है उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। उनमें से पहला स्टेटमेंट दिया गया कि अलका नांगिया अरोरा इनको सीएमडी बनाया गया है किसका, NSIC का। तो पहला प्रश्न यही आपके माइंड में उठेगा कि NSIC है क्या। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है जो आप जानते हो MSME का मतलब हुआ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्यम होते हैं, यानी आपको हस्तशिल्प व हथकरघा जो लघु उद्योग होते हैं उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए क्या शुरू किया गया है। तो कई आपके इसके लिए कई, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2009 से चल रही है, तो उसी में फाइनेंस की कोई दिक्कत ना हो तो उसके लिए हमने पूछा था NSIC है क्या। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। अब हाल ही में इनका जो अभी ये चर्चा में इसलिए बनी है क्योंकि इसकी जो CMD बनी है वो अलका नांगिया अरोरा को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गया होगा। सेकंड में पूछ रहा कि जो ये NSIC है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, इसका गठन क्या 1965 में हुआ था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसका गठन 1955 में हुआ। अभी आपको और पूछा जाए, इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता कि जो ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों दो क्वेश्चन आपको बताना है कि जो MSME है इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हमने आपको MS और ये माइक्रो स्मॉल मीडियम दोनों की परिभाषा में परिवर्तन किया गया, इसके लिए अधिनियम 2006 था, इसमें संशोधन किया गया। हमने प्रत्येक को इसकी दो आधारों पे अब इसको डिसाइड किया जाएगा, एक इन्वेस्टमेंट निवेश और दूसरा टर्नओवर कारोबार। दोनों में क्या है तो हमने आपको एक बाय ट्रिक इसको बताए थे कि कौन माइक्रो में, कौन स्मॉल में, कौन हमने मीडियम इंटरप्राइज में शामिल होता। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, यानी कितनी लिमिट आपको इन्वेस्टमेंट की है या आपका टर्नओवर कारोबार की है। तो दो बात आपको यहाँ बताना है। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि जो MSME है यानी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौन सी स्कीम इससे सीधे संबंधित हैं। और तीसरा क्वेश्चन बताना है कि MSME को बढ़ावा देने के लिए 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और आज हम 2021 में चल रहे हैं, तो कौन कौन से आयोग, कौन कौन से कमेटी का गठन किया गया है, इसको भी कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। तो ये आपके होमवर्क है, इसको आप साथ में करते रहिए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट पूछा है कौन सही है, तो सेकंड गलत है, यहाँ सन गलत दिया गया क्योंकि इसका गठन 1955 में हुआ, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, झुम्पा लाहिरी रोट ए बुक टाइटल्ड ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है ये बुक आपका यानी लिखी गई है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ये झुम्पा लाहिरी। आपको बताएं दोस्तों, अगर झुम्पा लाहिरी की कोई भी बुक आपकी आती है तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये कब इसका आप लोगों को ये अवेलेबल कब होगी, 2022 में। और इसका जो प्रकाशन किया जाएगा, प्रकाशन वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा इसका पब्लिकेशन प्रकाशन किया जाएगा, वो भी 2022 में।
इसका विमोचन हो चुका है। तो ये बुक आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। अब अगर बात करें झुम्पा लाहिड़ी की, तो झुम्पा लाहिड़ी कई बुकें इनके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से सबसे पहले जो 1999 में इनको पुलित्जर अवार्ड फॉर फिक्शन के लिए नामित किया गया, तो इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया जा चुका है। 1999 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स। इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स के लिए इनको 1999 का पुलित्जर अवार्ड फॉर फिक्शन के लिए इनको ये नामित किया गया और ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अन्य कुछ बुकों की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। जो आप लिख रहे हैं इसको आप छाप लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है लोलैंड किसकी बुक है, तो झुम्पा लाहिड़ी की लोलैंड इनकी बुक है। और उससे भी ज़्यादा अभी इस बार चर्चा में बनी रही है बुक इनकी होयर अबाउट्स। लोलैंड होयर अबाउट्स ये दूसरी बुक हो गई। तीसरी बुक की बात करें तो इनकी जो द नेमसेक, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। द नेमसेक ये किसकी बुक है, तो इन्हीं की द नेमसेक इनकी बुक है, इसको आप लिख लीजिए। अगला आपका ए बर्निंग किसकी बुक है, इन्हीं की है। और सबसे लास्ट आपको एक बुक और ध्यान रखना चाहिए, कौन सी, अनअकस्टम्ड नामक बुक इन्होंने लिखा था। तो ये 5-6 बुकें हमने जो बताया वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तो लोलैंड हो गया, होयर अबाउट्स हो गया, द नेमसेक हो गया, ये बर्निंग हो गया, एन अकस्टम्ड अर्थ हो गया, एन अकस्टम्ड अर्थ, ये पूरा नाम इस बुक का नाम है, एन अकस्टम्ड अर्थ। और सबसे पहला जिनको पुलित्जर अवार्ड फॉर फिक्शन दिया गया उस बुक का नाम 1999 में इन्होंने लिखा था, उसका नाम था इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव। इतनी बातें इनके संबंध यानी इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा, झुम्पा लाहिड़ी रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज इन द ईयर 2005 में। दोस्तों अभी आपको बताइए 1999, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक यहाँ सही है। अगला फिर पूछ रहा, सही स्टेटमेंट आपको बताना है। SBI अमित सक्सेना इंडक्टेड एज CTO इन RBI इनोवेशन हब। RBI के द्वारा यानी वित्तीय समावेशन का मतलब हुआ कि बैंक के 3 काम बैंक करती है, एक तो बैंक और दूसरा बीमा। तो लोगों का बैंक तक पहुंच हो, लोगों का बीमा तक पहुंच हो, तो इनको सुनिश्चित करने के लिए अगर इन तक पहुंच हर एक व्यक्ति की हो जाए तो इसी को वित्तीय समावेशन कहा जाता है। और इस वित्तीय समावेशन के लिए RBI के द्वारा टेक्नोलॉजिकल स्तर पे कई प्रयास किए जाते हैं। क्या रिसर्च होना चाहिए और टेक्नोलॉजी का हम यूज करके कैसे लोगों तक इजीली व स्पीडली तेजी से व आसानी से पहुंच सकते हैं, इसी को सुनिश्चित करने के लिए RBI ने RBI इनोवेशन हब को स्थापित किया है। RBI इनोवेशन हब के जो अभी CTO जो बनाए गए हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, CTO की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उस पे SBI के कौन, अमित सक्सेना को बनाया गया। अमित सक्सेना पहले क्या थे, ये RBI जो अमित सक्सेना हैं, अमित सक्सेना ये SBI के पहले डिप्टी ऑफिसर थे। अब इनको क्या कर दिया गया है, इनको चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बना दिया गया। तो ये आपका स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है। लक्ष्य क्या है ये आप समझ चुके होंगे। शैलेंद्र सिंह, दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है, शैलेंद्र सिंह को बहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से नामित किया गया, नवाजा गया। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। बात करें RBI की, तो RBI की स्थापना आपको पता है कि 1926 में अंग्रेजों के काल में, अंग्रेजों के ज़माने में हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया जाता। कौन सा, हिल्टन यंग कमीशन। और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश आती है और फिर 1934 का RBI एक्ट बनता है। और 1 अप्रैल, कब दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को RBI का
गठन किया जाता है और आरबीआई का मुख्यालय पूछा जाए तो उस समय कोलकाता होता है, लेकिन 2 साल बाद 1937 में मुंबई इसका हेडक्वार्टर्स स्थानांतरित होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च एक वित्तीय वर्ष कहलाता है, ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष पूछा जाए तो 1 अप्रैल से अगला 31 मार्च होता है। लेकिन जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष है दोस्तों, ये इस हिसाब से नहीं चलता। इसका 1 जुलाई से 30 जून चलता है। ये आरबीआई का वित्तीय वर्ष है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों बातें आपको बता दिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन। अब इसी के साथ एक नई पहल के अंतर्गत हम आज से एक स्कीम हम डिस्कस करेंगे और एक स्कीम आपको अपने आप तैयार करने के लिए कहेंगे। अगले दिन पॉइंट में उसको सबसे पहले डिस्कस कर देंगे। अगर स्कीम की बात करें तो सबसे पहले हम जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की स्कीम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हमने यानी कलेक्शन उनका किया है। तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की स्कीम आज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज जो स्कीम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो अब मंत्रालय आपको पता चल गया होगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया, लॉन्च्ड किया गया। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च हुई, तो आपको बताएं। इसको याद करने के लिए एक आप ट्रिक ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या लॉजिक है कि इसको गाजे बाजे के साथ रेडियो बजा करके लॉन्च किया गया और ये रेडियो दिवस कब मनाया जाता? 13 फरवरी दोस्तों, 13 फरवरी। तो ये डेट आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चूँकि किसान ऐसे उनमें जागरूकता उतनी नहीं होती तो उनको रेडियो बजा करके गाजे बाजे के साथ आपका शोर शराबा करके इस योजना को लॉन्च किया गया। आपको इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कई बार वो एग्जैक्ट डेट दे करके पूछ लेगा। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो 13 फरवरी कौन है? विश्व रेडियो दिवस। तो रेडियो दिवस भी आपको याद हो गया और इधर इसकी कब शुरू हुई ये भी आपको याद हो गया। तो 13 फरवरी और कब? 2016। 13 में 3 ऐड कर देना तो ये 2016। तो 13 फरवरी 2016 को इसका शुभारंभ किया गया। अब बात आती है क्या इसका शुभारंभ किया गया, तो इसमें कुछ पहले स्कीम जो चल रही थी उनको मर्ज किया गया। तो 2 स्कीम को इसमें मर्ज किया गया है। एक बोलते नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS, एक को बोलते हैं मॉडिफाइड NAIS। ये हो गई नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और दूसरी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो 2 स्कीम फिर से लिख दे रहे हैं, इसमें 2 नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और इसमें आगे यम लगा देना, बाकी यही सब है NAIS। तो आपका मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को मर्ज किया गया। दोस्तों जो ये नेशनल वाली है 1999 में लॉन्च की गई थी और ये 2010 में लॉन्च की गई, लेकिन जब 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुआ तो दोनों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बाद ये शुरू की गई। अब ये अन्य विशेषताओं की बात करें तो 3 प्रीमियम इसमें डिसाइड किए गए। अगर रबी की कोई क्रॉप है तो उसके लिए 1.5% का प्रीमियम रबी के लिए लगेगा। खरीफ में फसल पानी वानी बरसता है तो ज़्यादा खराब होती तो 2%। इसके बाद अगर कोई आपकी कमर्शियल जैसे चाय हो गया, जूट हो गया, इस प्रकार की नकदी फसल है, कमर्शियल क्रॉप है या बागवानी फसल है तो 5% का प्रीमियम आपको देना होगा। दोस्तों अगला आपको बताएं कि इसमें जितनी प्रीमियम किसके द्वारा, यानी प्रधानमंत्री लिख दिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार जितना प्रीमियम देगा इज इक्वल टू कौन? राज्य सरकार भी उतना प्रीमियम उसको अदा करना होगा। तो केंद्र व राज्य के बराबर प्रीमियम यानी सहभागीदारी से इस स्कीम को चलाया जा रहा है। दोस्तों
इसमें आपको बताते चलें, अभी तक बहुत आपकी घपलेबाजी होती थी। उस घपलेबाजी को रोकने के लिए जो आपकी फसल है, फसल का मूल्यांकन करने के लिए कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। टेक्नोलॉजी में आपका ड्रोन हो सकता है, आपके सैटेलाइट से ये लिए जाएंगे, उसके बाद मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इत्यादि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, और आपको बताएं कि इसमें दो प्रकार के फसल पूर्व और फसल पश्चात। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी कोई फसल है वो कटने योग्य थी, लेकिन उसके पहले ओला गिर गए, कोई या अन्य कैटल मवेशी खा गए, तब भी इस नुकसान को शामिल किया गया। फसल आपने काट दी, जैसे गेहूं, और बारिश हो गई, पूरी आपकी फसल बर्बाद हो गई, तब इस वाले को भी शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों प्रकार के नुकसान को इसमें शामिल किया गया है। दोनों प्रकार के नुकसान को इसमें फसल आपका और इसके अलावा अभी तक क्या होता था, प्राकृतिक आपदा के साथ साथ आगजनी, जैसे आग लग गई खरीफ फसल में, तो उसको भी प्राकृतिक के साथ साथ मानव जनित आपदाओं से होने वाले फसल के नुकसान को भी शामिल किया गया है। तो ये होलिस्टिक हमने आपको ये विकसित आपका डिस्कस कर दिया। अब आपको जो तैयार करके आना है वो आपको वित्त मंत्रालय थमा रहे हैं, और वित्त मंत्रालय की पहली स्कीम जो कल आपको तैयार कर लेना है उसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। कब लॉन्च हुई, क्या उद्देश्य, क्या हर एक पहलू इसको तैयार करके आइएगा। आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।